हाँ जी दोस्तों, आईसीएम मॉड्यूल बैच के अंदर सीए फाइनल एफआर इसके अंदर हम अब नेक्स्ट चैप्टर कह सकते हैं, नेक्स्ट यूनिट कह सकते हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडेस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। वापस से एक बार याद करवा दे सर कि यहाँ पे आईसीएम मॉड्यूल बैच हम चला रहे हैं जहाँ पे ध्यान रहे हम 100% कंसेप्ट कवर नहीं कर रहे, हम 100% क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। जो कि मैंने इन्फॉर्मेशन वीडियो में बता ही दिया था आपको सारी चीज़ें कि यहाँ पे मेरी एक एजम्पशन ये रहेगी कि आप कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है। और किसी क्वेश्चन में दिक्कत है जिस वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि मेरी एजम्पशन ये रहेगी कि आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है। मुझे तो बस फास्ट रिवीजन करवाने की ज़रूरत है कंसेप्ट का और क्वेश्चन सोल्व करवाना है। ठीक है। तो मेरी ये अजम्पशन रहेगी जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले से ही बता के आ रहा हूँ। एक और चीज़ बता दें कि जितने भी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और किसी और क्वेश्चन में दिक्कत है तो सोल्व कर लीजिए। बेसिकली इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं इंड एस 40 के अंदर। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इलस्ट्रेशन 1 क्या कहता है? कहता है कि सर एक्स लिमिटेड करके कोई कंपनी है और जिनके पास बिल्डिंग है बहुत बढ़िया। तो एक्स लिमिटेड कंपनी के पास एक बिल्डिंग है और जिससे वो रेंटल अर्निंग करती है। ठीक है। यूज टू अर्न रेंटल्स, मतलब कि रेंट पे दे दिया है और रेंटल अर्निंग कर रही है एक्स लिमिटेड। बहुत बढ़िया, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कहता है? कहते हैं कि बिल्डिंग की वैसे कैरिंग अमाउंट आपको दे रखी है 50 लाख रुपए है। ठीक है जी, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है। कहते हैं आगे एक्स लिमिटेड करके जो कंपनी है जिसकी ये बिल्डिंग है और जिसकी कैरिंग अमाउंट 50 लाख रुपए है, 50 लाख रुपीज़ है आपके पास में। कहते हैं कि जो रिसेंटली उन्होंने रिप्लेस करवाया है इंटीरियर वॉल को। ठीक है जी। तो बिल्डिंग की कोई इंटीरियर वॉल है जिनको उन्होंने रिप्लेस करवाया है, मतलब कि ओल्ड को हटा दिया और न्यू बनवा दिया। तो कहते हैं कि जो न्यू बनवा दिया उसकी कॉस्ट लगी है 50 लाख रुपए, और जो ओल्ड हटा दिया, ठीक है, जो ओरिजिनल वॉल थी उसे हटा दिया, उसकी वैल्यू थी 1 लाख। मतलब कि इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि सर कुल मिला के जो बात है इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में, बात कुछ ऐसी है कि सर एक्स लिमिटेड कंपनी के पास एक बिल्डिंग है जिससे वो रेंटल अर्निंग करती है, जिसमें उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस कराया। वैसे तो बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख रुपए है, लेकिन एक वॉल को उन्होंने चेंज करवा दिया। ठीक है। वैसे इस वॉल की वैल्यू जो थी 1 लाख रुपए थी, लेकिन उसे हटा दिया और 5 लाख की वॉल जो है वो ऐड करवा दी, मतलब कि बनवा दिया बेसिकली। आगे क्या कहता है? कहते हैं कि एडवाइस करना है आपको एक्स लिमिटेड को कि हाउ एक्स लिमिटेड शुड अकाउंट फॉर द अबोव कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड करेगी वो आपको एडवाइस करना है। बहुत बढ़िया, आप क्या एडवाइस कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है। अब कंसेप्ट क्या कहता है सर? कंसेप्ट ये कहता है कि सर किसी प्रॉपर्टी की अगर आप कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान रखनी है। और ध्यान रहे सर, इंडेस 40 के अंदर अगर मैं प्रॉपर्टी वर्ड बोलता हूँ तो आपको ध्यान रहे इसका मतलब होता है या तो बिल्डिंग या तो लैंड या तो बोथ। ठीक है। बिल्डिंग या फिर लैंड या फिर बोथ। इंडेस 40 के अंदर प्रॉपर्टी का मतलब इतना ही होता है। राइट। तो कहते हैं कि सर बिल्डिंग है, यहाँ पे तो बिल्डिंग की बात हो रही है। ठीक है जी। तो कहता है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है अगर उसकी कॉस्ट निकालनी है तो इंडेस 40 ये कहता है कि उसकी जो अभी कैरिंग अमाउंट है वो तो लेंगे ही लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको 50 लाख रुपए बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है कैरिंग अमाउंट, तो वो तो कॉस्ट है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेस 40 का कहना ये है कि अगर किसी चीज़ को आप चेंज कर रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर, आपने कुछ चेंजेस वगैरह किया जिसके वजह से प्रॉपर्टी की लाइफ भी इंक्रीज हो गई, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, तो वो कॉस्ट को भी आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। लेकिन इंक्लूड करने के लिए एक चीज़ आपको बताई, चीज़ ये बताई सर कि अगर कोई कॉस्ट इंक्लूड करते हैं और जो कॉस्ट आपने इंक्लूड करी उसके जगह आपने कोई चेंजेस वगैरह किया, मतलब कि ये हुआ कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है। ठीक है। तो बिल्डिंग के 2 फ्लोर है मान लेते हैं। ठीक है। बिल्डिंग के 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड। कहना यह है कि सर जो सेकंड फ्लोर है उसमें मैंने बेसिकली उसमें वॉल चेंज करवा दी और वॉल की वैल्यू थी 3 लाख रुपए। अब उसको कैंसिल करके मैंने चेंज करवा दिया, 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ सर। ठीक है। तो इंडेक्स 40 का कहना है कि सर ये बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, तो सबसे पहले तो कहता है कि बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू कितनी है वो तो लेना ही लेना है। फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग की वैल्यू है 60 लाख रुपए, 60 लाख, तो वो तो कॉस्ट है ही है।
इंडेक्स 40 का कहना है कि अगर कोई ऐसी चेंजेस करे हैं जिसकी वजह से बिल्डिंग की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है, लाइफ इंक्रीज हो सकती है, तो कहता है वो कॉस्ट भी इंक्लूड करो। ठीक है, तो ऐसी कोई कॉस्ट आपने इंक्लूड करी है सर? हाँ जी, हमने तो पूरी की पूरी वॉल चेंज करवा दी है। ऑब्वियसली बिल्डिंग की एफिशिएंसी बेसिकली लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, तो वो कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे कहते हैं। तो 5 लाख रुपए को इंक्लूड करेंगे, ठीक है सर। लेकिन इंडेक्स 40 ये कहता है कि अगर कोई चेंजेस वगैरह करा है, ठीक है, और कोई ओल्ड आपने चीज़ें जाने दी और उसके बदले न्यू डाली है, तो ओल्ड की जो कॉस्ट थी वो माइनस कर देना दोस्त, वो माइनस कर देना। अगर कोई वैल्यू है उसकी तो वो माइनस कर देना। क्या इसकी वैल्यू कोई थी? हाँ सर, यस। कितनी थी सर? 3 लाख रुपए। तो वो माइनस कर देना दोस्त, वो माइनस कर देना। ठीक है, मतलब कि नेट अमाउंट को ही आप कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। मतलब कि 5 लाख का आपने नया लाया और 3 लाख का गया, तो अल्टीमेटली कितना कॉस्ट बढ़ा सर? 2 लाख का कॉस्ट आपका बढ़ गया। तो वो दो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उससे के अलावा नहीं। ठीक है, तो कहते हैं 60 + 5 65, 65 में से 3 माइनस किया, 62 लाख रुपीज़ आपकी वैल्यू मानी जाएगी। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ये भी कह रहा है कि कहता है कि सर वैल्यू जो है बिल्डिंग की 50 लाख रुपए, तो 50 लाख रुपए तो ऑब्वियसली क्या है सर? 50 लाख रुपए तो आपकी वैल्यू मानी ही जाएगी, कॉस्ट मानी ही जाएगी। इस बिल्डिंग की कॉस्ट है ही है 50 लाख रुपए कैरिंग अमाउंट। बिल्कुल सर। कहते हैं कि सर 5 लाख रुपए का और खर्चा कर दिया, किस में सर? वॉल में। तो कहते हैं 5 लाख का खर्चा किया है तो वो तो ऐड करना ही करना है दोस्त, वो तो करना ही करना है। लेकिन इंडेक्स 40 का कहना यह है कि इसके लिए जो आपने ओल्ड मतलब कि ओरिजिनल वॉल जो हटा दी, क्या उसकी कोई कैरिंग अमाउंट थी? अगर थी तो वो माइनस कर देना। क्या है? क्वेश्चन ने दिया है सर, हाँ दिया है। कितना है सर? 1 लाख। तो वो माइनस कर देना दोस्त, वो माइनस कर देना। ठीक है जी, 1 लाख माइनस कर देना। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या बनी? 54 लाख रुपीज़। तो ये आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। ये क्या मानी जाएगी सर? ये आपकी कॉस्ट मानी जाएगी 50 लाख रुपीज़, सॉरी 54 लाख रुपीज़। तो 54 लाख रुपीज़ आपके पास में क्या मानी जाएगी सर? कैरिंग अमाउंट मानी जाएगी, जो क्वेश्चन ने पूछा था। तो कहता है अंडर द रिकग्निशन प्रिंसिपल आपके पास में कहता है कि जो एंटिटी रिकग्नाइज करेगी कैरिंग अमाउंट दिस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, जो कि बिल्डिंग है, ठीक है, उसके लिए कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे? तो कैरिंग अमाउंट का मतलब है कि आप अगर कोई चीज़ें चेंज भी करते हैं तो उसे भी कंसिडर करना है। ठीक है, और उसी तरीके से आपको यहाँ पे दे रखा है कि एक्स लिमिटेड शुड ऐड कॉस्ट ऑफ न्यू वॉल। न्यू वॉल की कॉस्ट को आप ऐड करेंगे क्योंकि वो भी आपका एक खर्चा ही हुआ है, तो वो आप ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि सर अगर उसके अलावा मतलब कि उसे चेंज करने के लिए आपने जो ओल्ड वर्ल्ड हटा दिया, अगर उसकी कोई कैरिंग अमाउंट है तो उसे आप रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ओल्ड जो वॉल्स है उसकी कैरिंग अमाउंट को रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बेसिकली 50 लाख रुपीज़ कैरिंग अमाउंट बिल्डिंग का है, वो तो लेना ही लेना है, प्लस नया जो खर्चा किया 5 लाख वो भी तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि सर अगर इसके लिए जो आपने ओल्ड चीज़ जाने दी, क्या उसकी कोई कैरिंग अमाउंट थी? आंसर इज यस। कितनी सर? क्वेश्चन ने कहा है 1 लाख रुपए, तो वो हटा देना दोस्त, वो आप हटा देना। ठीक है जी, तो वो हटा दिया तो आपके पास में कितना आंसर आ गया सर? 54 लाख रुपीज़। 54 लाख रुपीज़ आपके पास में आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये छोटा सा इलस्ट्रेशन था। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं कि सर इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड नहीं होगी। तो सर कहते हैं कि अगर डे टू डे एक्सपेंस आप कर रहे हैं, ठीक है, डे टू डे जो कॉस्ट है वो आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, बेसिकली वो पीएनएल में जाएगा, वो पीएनएल में जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टी के लिए कोई डे टू डे कॉस्ट आपको दे रखी है, या फिर नॉर्मल नॉर्मल रिपेयर कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, रिपेयर कॉस्ट दे रखी है। अगर डे टू डे कॉस्ट दे रखी है और नॉर्मल रिपेयर कॉस्ट मतलब कि बहुत कुछ चेंजेस करा ही नहीं है, बस वैसा ही है, ठीक है, थोड़ा ऊपर ऊपर से खर्च कर दिया तो वो ठीक है, तो वो चीज़ को आप कहाँ पे चार्ज करेंगे सर? पीएनएल के अंदर चार्ज करेंगे। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने रिवाइज करवाया, बेसिकली ये सारी चीज़ें तो पढ़ के आ रहे होंगे आप। ठीक है जी, क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिया, लेकिन इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट मुझे याद आ रहा था, डे टू डे कॉस्ट और नॉर्मल रिपेयर जो पीएनएल में जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात ये थी, पॉइंट बस इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता है डायरेक्टली, बट
इस पॉइंट से तो रिलेट करता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा याद करवा दिया आपके पास में कि डे टू डे कॉस्ट हो, नॉर्मल रिपेयर कॉस्ट हो, तो वो आप डायरेक्टली P&L के अंदर जाने देंगे, यहाँ पे नहीं आपके पास में। ठीक है जी।